Yes, good morning, good evening, good afternoon, good night. How are you जी? नमस्कार नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप अभी तक आपकी क्लासेस बहुत धुआंधार धमाकेदार चल रही होंगी और कॉन्सेप्ट्स को आप साथ साथ लिख रहे होंगे। मैं आपको हर क्लास में याद आता हूँ आपके रजिस्टर में, जिसमें मैंने चैप्टर का नाम बोला था, पेज नंबर बोला था, किस दिन आपने वो क्लास देखी, आपने कहाँ तक देखी, सर ने कौन से क्वेश्चन कराए बुक के, कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आए, उसको अलग पेन से मार्क करते रहिए। एनटीएम, नॉट टू बी मिस, खोपड़ी, जो आपको बनाना बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे बेटा इतने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर है कि आप साथ साथ उन क्वेश्चंस को मार्क करें जिसमें आप अटक रहे हैं, और ये आपको पता है वेर यू स्टैंड, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी को लग रहा है कि सर हमने बहुत सारा कोर्स कर लिया, अभी तो मुट्ठी भर जमीन हासिल करी है, अभी तो सारा जहां बाकी है, तो अभी तो सिर्फ 15 नंबर का कोर्स किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। और हमें अकाउंट्स में, अगर आप अकाउंट्स में 70 मार्क्स ले आए, 70-80 नंबर ले आए, तो बाकी सब्जेक्ट में बेटा आपको सिर्फ 40-40-40 मार्क्स चाहिए। इसलिए आई एम सेइंग फोकस। अकाउंट्स में अच्छी मेहनत कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट में नॉर्मल भी करोगे तो पास हो जाओगे। एक किसी भी एक सब्जेक्ट से इश्क करो, उसे गर्लफ्रेंड बनाओ, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिससे कम से कम उस सब्जेक्ट में आपके 80+ मार्क्स आए। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा उसकी चॉइस आपकी है। यू टेक इट, यू टेक इट। आई होप क्लियर। चलो, अब हम कल हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने इन्वेंट्री की परिभाषा करी। मैंने ये पॉइंट आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी बताया था। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 स्टॉक का शब्द यूज नहीं करता, वो इन्वेंट्री करता है। बिकॉज मैन्युफैक्चरर के केस में इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म हो जाती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड भी आता है, प्लस पैकिंग का मटेरियल भी आता है। अब कुरकुरे का मैंने एग्जांपल लिया, तो उनके पास पक्का पैकिंग करने वाले रैपर भी तो होंगे। वो रैपर किस में काम आएंगे? पैकिंग में काम आएंगे। उन्हें कहते हैं कंज्यूमेबल। फिर मैंने स्कूल्स का एग्जांपल लिया, तो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड फॉर सेल, जैसे ट्रेडर के पास गाड़ियां होती हैं बेचने के लिए। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, और हेल्ड फॉर प्रोडक्शन में आपका आ जाता है रॉ मटेरियल। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन में आपके कंज्यूमेबल आ जाते हैं। फिर मैंने स्टोर्स एंड स्पेयर्स का बताया था कि ये अगर ट्रू फॉल्स में आए तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट मानिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। फिर हमने इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, उसके लिए मैंने आपको लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में जीन्स कैसे बनती है, कुरकुरे कैसे बनते हैं, सोन पापड़ी कैसे बनती है बताया। तो इन्वेंट्री बनने से पहले के सारे खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में कवर होते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी कैसे, इसका मतलब मूल्यांकन कैसे करना है। कल जो मैंने आपको अपना एग्जांपल लिया था, जिसमें मैं एक शॉप में गया था, उसमें मैं लिक्विड की बॉटल्स काउंट कर रहा था। अब काउंट करने के बाद इसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है वो हम निकाल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उसका एक प्रिंसिपल देता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पहली चीज, मार्केट प्राइस नहीं है, एनआरवी है। मार्केट प्राइस एनआरवी से कैसे फर्क है मैं समझाऊंगा। मैंने बुक में भी ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, फिर भी मैं समझाऊंगा। फिर सर लोअर क्यों है? बेटा हायर तो इसलिए नहीं हो सकता, स्टॉक क्या है? स्टॉक वो चीज है जो बिकी नहीं है, बिकेगी भविष्य, फ्यूचर। और फ्यूचर क्या? अनसर्टन है। अनसर्टन का शब्द आते ही आपके दिमाग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 चलना चाहिए, प्रोविजन वाला। जो चीज अनसर्टन होती है उसमें आने वाले गेन की एंट्री कंटिंजेंट होती है। हम उसकी एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिकॉज हमारा अकाउंट्स कहता है आने वाले गेन की एंट्री तभी रियलाइज करो जब वो कंफर्म हो। आपने मान लीजिए, ये मान लिया कि मेरा स्टॉक ज्यादा पे बिकेगा, नहीं बिका तो आपने ज्यादा टैक्स दिखा दिया, आपने पब्लिक को धोखा दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आया।
इसी रीजन से बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब ये कॉस्ट क्या है, एनआरवी क्या है, लोअर क्या है, ये मैंने बताया आपको। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट किया था, प्रूडेंस का किया था, एंटीसिपेट द लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट द प्रॉफिट्स। फिर याद करिए, हमने आपके साथ एग्जाम्पल मैंने लिया था कि सबसे पहले जैसे यहां पर ये बंदा काउंटिंग कर रहा है, ऐसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैं लिक्विड की बॉटल्स काउंट कर रहा था। काउंट करने के बाद हम निकालते हैं, अच्छा मेरे पास 10 बॉटल्स हैं, 20 बॉटल्स हैं, 30 बॉटल्स हैं, और फिर हम उसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद उसकी वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के ये प्रिंसिपल होते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए। हाँ, मैं रुक रहा हूं, मैं एग्जैक्टली 1 मिनट रुकूंगा। तो अगर आप घर में देख रहे हैं तो घर में आप इसको पॉज कर सकते हो। इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एनआरवी। एक दो बच्चों ने मुझे कहा, सर ये पीपीटीज आप दे दिया करें। बेटा ये पीपीटीज कॉपीराइट से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का मतलब होता है पुरातत्व, इतिहास। इतिहास का होता है खरीदने वाली कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, किसी इन्वेंट्री को बनाने की कॉस्ट। कोई गाड़ी बनेगी तो गाड़ी बनाने की क्या लागत आई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, समझाता हूं मैं भी। ये प्रिंसिपल बेस्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म पे, जिसको मैंने पहले भी बताया था। कंजर्वेटिज्म मीन्स एंटीसिपेट एंड रिकॉर्ड द लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट द प्रॉफिट्स। फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन लिख लीजिए। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब नॉर्मल किस रेट पे ये सामान बिकेगा, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। द कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सेल। उस सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कॉस्ट है, ये बनाने की कॉस्ट होगी एक तो, और एक उसको बेचने की कॉस्ट होगी। अब यहां आप कह सकते हैं सर कल तो आपने कहा था कि बेचने वाली कॉस्ट नहीं आती। बेटा मैंने कहा था बेचने वाली कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती। मैं ये एनआरवी की बात कर रहा हूं। अब एनआरवी क्या है, मार्केट प्राइस से कैसे फर्क है, ये मैं बताऊंगा। सो आई होप आपने अभी तक लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया। अब आप पेन छोड़ देंगे, अब आप समझेंगे जो मैं बताऊंगा, और नहीं साथ साथ लिखोगे तो माता रानी का पाप चढ़ेगा। बिल्कुल नहीं लिखना अपने को, आराम से समझना है अपने को। रेडी है? ठीक है, अब आप समझते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। हमने कॉस्ट की डेफिनेशन कर ली। कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कराई थी। एनआरवी की सिंपल भाषा मैंने बताई, ईएसपी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्लस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक द सेल। अब आपका डाउट आएगा सर ये एस्टिमेटेड क्यों है, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। एस्टिमेटेड इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर है अनसर्टन। तो फ्यूचर के लिए आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, इसलिए एस्टिमेटेड है। नेट का मतलब कहीं भी नेट होता है, नेट का मतलब माइनस होना। नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स, नेट परचेजेस, सब में से हम कुछ घटाते हैं। आर है रियलाइजेबल। अब आप मुझे बताइए रियलाइज्ड है, रियलाइजिंग है, ये रियलाइजेबल है। रियलाइज्ड का मतलब पास्ट,
रियलाइजिंग का मतलब प्रेजेंट टेंस, रियलाइजेबल का मतलब है जी फ्यूचर टेंस, भविष्य। एंड वैल्यू का मतलब इसकी वैल्यूएशन रुपीज में होगी। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब यहां हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं, आज आपको मैंने कहा कि बेटा जाइए मारुति के गोडाउन में जाओ, एलजी के गोडाउन में जाओ, सोनी के गोडाउन में जाओ, रिलायंस रिटेल के गोडाउन में जाओ, एक शॉपकीपर के गोडाउन में जाओ और वहां जो सामान पड़ा है उसकी पहले काउंटिंग कर लो और काउंटिंग करके निकालो कि उसका प्राइस क्या होगा। अब मुझे बताइए, उसके पास कुछ ऐसा सामान भी होगा जो नया होगा, कुछ ऐसा सामान भी होगा जो पुराना होगा। बोलो हाँ या ना? आप एक पेंटालून के शोरूम में जाते हैं, वहां शर्ट्स लगी होती हैं फ्रेश और कुछ शर्ट्स पे डिस्काउंट होता है। तो बताइए डिस्काउंट किस पे मिलता है, पुराने वाले पे, नए वाले पे? दिमाग लगाओ। सर डिस्काउंट मिलता है पुराने वाले पे। चलो अब सेकंड दिमाग लगाओ। कोई भी आप में से बहुत सारे बच्चे बिजनेसमैन की फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आपका भी बिजनेस होगा। दिमाग लगाओ कि पापा पुराने माल पे डिस्काउंट क्यों देते हैं? विंटर्स के कपड़ों पे फरवरी पे क्यों डिस्काउंट आता है? समर्स के कपड़े में अगस्त पे क्यों डिस्काउंट आता है? अरे भैया सबको पता है कि विंटर्स के कपड़े अगर फरवरी में नहीं बिके तो उन्हें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक्सेट्रा, मई, जून, जुलाई, सो हम बात कर रहे थे कि क्यों विंटर्स के कपड़ों पे डिस्काउंट होता है। क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर नहीं बिके तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा। गोडाउन के किराया, उसका गार्ड, उसका इंश्योरेंस, बिजली पानी का खर्चा आपको देना पड़ेगा। इट विल अननेसेसरली इंक्रीज द कॉस्ट, अननेसेसरली इंक्रीज द कॉस्ट। तो वो कहता है कि भैया, बिजनेसमैन कहता है इतना पैसा उसमें लगाऊंगा, इससे बेटर उतने का अगर 10% का भी मैं डिस्काउंट दे दूं और ये माल निकल जाए, मेरा फायदा है, गुड फॉर मी। यहां पर यही फर्क है एनआरवी का। एक शर्ट का मार्केट प्राइस 1000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो आपको 800 रुपए का दे रहा है, तो वो एनआरवी है। यहीं पर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अब देखिए, मैं जान के ये एक किताब लेके आया, बताइए क्या चीज है ये? सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है पुराने वाला। पुराने का मतलब जब फाउंडेशन आया था उस समय रेशो भी था, ज्वाइंट वेंचर भी था, रॉयल्टी भी था, सब कुछ था इसके अंदर। ये मेरे पास अभी भी है, 2018 में लिया था मैं। मुझे बताइए, इसके अंदर जब 2018 में मैंने लिया तो पक्का इसका कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा। सीए इंस्टीट्यूट ने इसका एक प्राइस भी लिखा हुआ है जी, एक प्राइस भी लिखा हुआ है। क्या सीए इंस्टीट्यूट के गोडाउन में अभी भी ये मॉड्यूल होगा? बोलो हाँ या ना? पक्का होगा सर, सारे थोड़ी बिक गए होंगे, कुछ पक्का होगा। आज मैंने कहा बेटा जाइए सीए इंस्टीट्यूट के पास जाइए, और सीए इंस्टीट्यूट के पास जाइए और इमीडिएटली जाके इसको काउंट करके आइए। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे सीए इंस्टीट्यूट का गोडाउन। चलो जी, सीए इंस्टीट्यूट का गोडाउन बनाते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं, ये बन गया जी आईसीआई का गोडाउन। बन गया। अब इस गोडाउन में सीए फाउंडेशन की किताबें आपने काउंटिंग करी। आपने पूछा जी सीए फाउंडेशन की किताब बनाने की कॉस्ट कितनी आई, लागत कितनी आई? तो उन्होंने कहा जी हमने पहले लिखवाया था किसी से, तो राइटर को पैसे दिए थे, राइटर को पैसे दिए, उसके बाद हमने सर इसकी प्रिंटिंग कराई, इसकी बाइंडिंग कराई, और फिर हमने इसको मंगवाया। इसको मंगवाने के सबकी जो हमारी कॉस्ट आई, ये मिला के सर अपने को 110 रुपए की बैठी।
आप यही सेम एग्जाम्पल जो किताब मैंने आपको दे रखी है उससे लगा सकते हो। मेरी जो किताब ये है, ये नई वाली किताब है। पुरानी वाली किताब मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, पर मैंने कुछ चेंजेस किए। हमने कहा जी इसका मार्केट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सीए इंस्टीट्यूट ने इस पर 400 रुपये लगा रखे। हमने सीए इंस्टीट्यूट से पूछा क्या बच्चे ये पुराना ले लेंगे? आप मुझे बताओ, क्या आप ये पुराने वाला खरीद लोगे? बोलो नहीं लोगे। चलो सीए इंस्टीट्यूट बेटा आपको ऑफर देती है। सीए इंस्टीट्यूट एक ऑफर लेके आई कि हम 400 रुपये में 60% का डिस्काउंट दे देंगे जी। 60% का। चलो सीए इंस्टीट्यूट एक अच्छी ऑफर लेके आती है, 70% का डिस्काउंट दे देती है। 70% डिस्काउंट देने के बाद मुझे बताइए, 400 में से 70% डिस्काउंट देने के बाद सीए इंस्टीट्यूट क्या सोच रही है, क्या एस्टिमेटेड है, क्या सोच रही है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये सीए इंस्टीट्यूट के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस था। सीए इंस्टीट्यूट का ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अंदाजा ये इतने में बिक सकता है। बच्चों ने कहा सर इसमें तो कुछ चैप्टर्स चेंज हो गए, इसमें तो नए क्वेश्चंस आ गए। सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कोई बात नहीं जी, हम आपको नए वाले चैप्टर, नए वाले क्वेश्चन अलग से कॉपी करा के, फोटो कॉपी करा के हम आपको दे देंगे और आपके घर भिजवा देंगे। इसका मतलब सेल कंप्लीट करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने फोटो कॉपी की कॉस्ट लगाई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगाई और कुछ एजेंट्स रखे, कुछ ब्रोकर्स रखे, उनको कमीशन दी। मान लीजिए ब्रोकर्स को कमीशन दी 10%। फोटो कॉपी की कॉस्ट लगाई 10 रुपए, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगाई 20 रुपए। आपको लगेगा सीए इंस्टीट्यूट बेवकूफ है, इतना डिस्काउंट क्यों दे रही है? बेटा उनको पता है कि अगर ये नहीं बिका तो 1-2 साल के बाद एक कबाड़ी में बेचना पड़ेगा 11 रुपए किलो के हिसाब से। अभी कुछ तो मिल रहा है। तो ये था जी मार्केट प्राइस। सीए इंस्टीट्यूट डिस्काउंट दिया, ये हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से ये था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट कंप्लीशन, सामान बनाने की और बेचने की जो कॉस्ट थी वो खर्चे डाल दिए। तो सीए इंस्टीट्यूट के हाथ में 78 रुपीज। तो सीए इंस्टीट्यूट को लग रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे हाथ में अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे आएंगे? हमारे हाथ में अप्रोक्सीमेटली आएगा 78 रुपए। जो चीज 400 रुपए की बिक सकती थी जब कोर्स था, आज तो सीपीटी को चेंज करके फाउंडेशन आ गया। फाउंडेशन के भी नया कोर्स आ गया, 3-4 चैप्टर हट चुके हैं, नए क्वेश्चंस आ गए, ट्रू फॉल्स ऐड हो गया। तो जो इन्होंने 110 रुपए की बनाई थी, जो 400 रुपए के बेच रहे थे, आज उसके लिए 78 रुपए मिल रहे हैं। कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो रिकवरी हो रही है। इकोनॉमिक्स में भी यही कहते हैं, कुछ तो रिकवर हो रहा है। बोलो है ना? तो सीए इंस्टीट्यूट क्या कहेगा जी? वो 110 कॉस्ट प्राइस या 78 रुपए, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेगा। लोअर पे इसलिए कि उन्होंने आने वाला नुकसान 110 माइनस 78, 32 रुपए के नुकसान को आज ही एज्यूम कर लिया। उन्होंने 32 रुपए के नुकसान की एंट्री आज ही कर दी। उन्होंने कहा भैया पब्लिक को बता दिया कि भाई हो सकता है कि ये पुराना सामान अगर मैं बेचूं तो मुझे 32 रुपए का नुकसान हो सकता है लागत पे। कंजर्वेटिज्म के हिसाब से अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक थी। ये है जी एनआरवी। लोअर क्यों हुआ बताइए सर? कंजर्वेटिज्म के हिसाब से। तो 78, मान लीजिए ऐसी 1000 किताबें हैं, तो इन पुरानी किताबों का स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी मानी जाएगी जी? 78,000 रुपए। इस तरीके से रियल लाइफ में स्टॉक निकलता है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर किसी शॉप में, जैसे पेंटालून में शर्ट्स भी हैं, पैंट भी हैं, तो बेटा हर चीज की काउंटिंग अलग अलग होती है, सेपरेट होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। कंफर्टेबल? लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, वेट कर रहा हूं।
लिख लो। हो गया कॉपी। अब अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, वो दिखाने से पहले मुझे बताइए 1 जुलाई 2017 में क्या आया था, जल्दी से बताओ। 1 जुलाई 2017 में जल्दी से बताओ क्या आया था, जल्दी से बताओ। सर जीएसटी आया था, सबको पता है, सबको पता है सर, पता है ना बेटा। अच्छा पता है तो चलो जीएसटी का ही एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ जीएसटी आने के बाद जो वैट की, सर्विस टैक्स की किताबें थी, अभी भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? नहीं सर, नहीं चल रही हैं, बिल्कुल नहीं चल रही हैं, बिल्कुल नहीं चल रही है सर। तो दिमाग लगाओ, जो पुराने बुक सेलर थे उनके पास ऐसी कुछ किताबें पड़ी होंगी। मैंने भी जब सीए किया था ये किताब पढ़ी थी। ये किताब टैक्समैन वालों ने 500 रुपए की बनाई होगी, एज्यूम कर रहा हूं। 1500 की बेचने का प्राइस लगाया। लेकिन आज अगर आप टैक्समैन के शोरूम में जाओगे तो आज भी ये कुछ पुरानी किताबें पड़ी होंगी जो बिकी नहीं। जैसे मोदी जी ने नए नोट ला दिए तो पुराने नोट की वैल्यू खत्म हो गई, तो इन्होंने कहा जी हम इसको 30 रुपए पे बेच देंगे जी, 30 रुपए पे। तो वैल्यूएशन किस पे करोगे? 1500 पे, 30 पे? 30 पे करोगे। सर 500 रुपए की कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुआ। अरे भैया कबाड़ी से तो बेटर ही है, कबाड़ी से तो बेटर ही है। इसे कहा जाता है बेटा कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, जिसकी वैल्यूएशन हम ऐसे करते हैं। तो अपने को कॉस्ट अगर 9 रुपए है और एनआरवी 7 है तो हम 7 पे करेंगे। फाउंडेशन में तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज दी होगी, आपको सिर्फ उसका कंपैरिजन करना है, कुछ नहीं करना। 11 9.5 होगा, 11 9.5 का लोअर ले लो, 9 8.5 का लोअर ले लो, 3 और 3 का लोअर ले लो, है ना इजी। तो कोई भी सामान अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करी जाती है। एग्जाम्पल सेट हो गया। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है, एक और चीज होती है। मुझे बताइए डैमेज गुड्स, डैमेज गुड्स क्या होते हैं? आज अगर मेरा लैपटॉप टूट जाए, मैं लैपटॉप का शोरूम खोल के बैठा हूं और मेरे शोरूम में एक लैपटॉप गिर गया, टूट गया, तो मुझे बताओ कि कोई और लेगा उसको? नहीं लेगा। उसकी कॉस्ट भी जिस तरह पे मैंने खरीदा होगा किसी मैन्युफैक्चरर से, वो नहीं बिक पाएगा, बेकार हो चुका है। तो उसका तो जो पैसा मिल जाए मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है डैमेज गुड्स का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा भी तो मुझे लोअर ही मिलेगा। 2014 में कश्मीर में फ्लड्स आए थे, हरियाणा में दंगे हुए थे, अंबाला में दंगे हुए, गूगल पे सर्च कर सकते हो, एग्जांपल ले लो। अब जब ये फ्लड आए या जो राइट्स हुए तो बड़े बड़े शोरूम्स की गाड़ियां, टीवी सब टूट गए। एक बार वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, तब कुछ दंगे हो गए। ऐसे टाइम पे जो जिन बिजनेसमैन के एसेट्स मतलब जो माल वो बेच रहे हैं, शोरूम में गाड़ियां, टीवी, मोबाइल्स, ये सब टूट गए। तो सबको पता है कि भैया टूटे हुए सामान में हमें परचेज कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, तो डैमेज गुड्स में हम कंपैरिजन नहीं करते। इस डैमेज गुड्स की वैल्यूएशन हमेशा हम किस पे करते हैं? एनआरवी पे, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी, हमें सब पता है, ये एक रीजन। तो नॉर्मल गुड्स में कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। डैमेज गुड्स का आ जाए तो डैमेज गुड्स पे क्या करेंगे? डैमेज गुड्स में हमेशा हम एनआरवी पे करेंगे। अब एक गुड्स और होते हैं, एक टाइप ऑफ गुड्स और होते हैं, कौन से बताओ? बाय प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है? मुझे बताओ, घर में मम्मी जब दूध उबालती है तो मलाई निकलती है, मलाई को मम्मी और फेंट देती है और फेंट देती है तो मलाई से घी निकल के आता है। तो मुझे बताइए उस घी के लिए मम्मी ने कोई कॉस्ट लगाई? वो घी है बाय प्रोडक्ट, वो घी है बाय प्रोडक्ट। नाई के पास चले जाना, बड़े बड़े नाइयों के पास ये जो बाल होते हैं
ये जो बाल होते हैं, ये जो बाल बेचे जाते हैं, इनसे विग बनते हैं, अगेन अ बाय प्रोडक्ट। आपके घर के पास कोई हलवाई है, वो चले जाना, वो हलवाई दूध से ही दही बनाएगा, दूध से ही पनीर बनाएगा, दूध से ही रबड़ी बनाएगा, दूध से ही क्रीम बनाएगा। रबड़ी और क्रीम बनाने के लिए उसने एक मशीन रखी होती है, एक स्पेशल लेबर रखी होती है। मैं अपने फादर का एग्जांपल लेता हूं। मेरे फादर का वुड का बिजनेस था, वुड का बिजनेस था। और वुड के बिजनेस में मेरे फादर जब लकड़ियां काटते थे तो लकड़ी से निकलता था बुरादा। क्या निकलता था? बुरादा। ये देखिए इस तरीके का। अब जब बुरादा निकलता था तो मुझे बताइए, मेरे फादर ने लेबर किस लिए रखी? लेबर रखी थी लकड़ी काटने के लिए। जो बुरादा था वो एक्स्ट्रा था, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगाई। सॉडस्ट कहते हैं। लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको लोग जलाते हैं, जहां गैस नहीं है, सर्दियों में आग सेकते हैं, हवन के काम आता है। अब मुझे बताइए, मेरे फादर ने सॉडस्ट लकड़ी के टुकड़े के लिए कोई लेबर लगाई, कोई कॉस्ट लगाई? नहीं। लेकिन मेरे फादर के गोडाउन में सॉडस्ट भी मिलेगा, छोटी छोटी लकड़ियां भी मिलेंगी, उसको बेच के हमें पैसा भी मिलेगा। मेरे फादर ने वो किस लिए रखा हुआ है? हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए। तो इन्वेंट्री है। अब उसकी वैल्यूएशन किस पे करें आप? इसमें मेरे फादर ने कॉस्ट तो लगाया ही नहीं, कॉस्ट तो लगाया ही नहीं, तो जो पैसे मिल जाए एनआरवी। अगर मेरे फादर इस सॉडस्ट के लिए अलग से लेबर रखते कि बेचने के लिए लेबर रखूंगा जी मैं, या इकट्ठा करने के लिए लेबर रखूंगा, तो उसे कुछ कॉस्ट देते, तब हम कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कंपैरिजन करते। इसका मतलब सिंपल भाषा में, अपने पास कितने तरीके के कंपैरिजन आ गए। सर, एक कंपैरिजन हमारे पास आ गया नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स का मतलब जो आपने एग्जांपल लिया सीए फाउंडेशन की किताब, सीपीटी की किताब, आपने जीएसटी का एग्जांपल लिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। सेकंड, अगर एग्जाम कह रहा है जी डैमेज गुड्स है, तो डैमेज गुड्स का एग्जांपल मैंने लिया फ्लड्स, राइट्स, साइक्लोन। उसमें क्योंकि कॉस्ट हमेशा कम आएगी, हम एनआरवी पे वैल्यूएशन करेंगे। बाय प्रोडक्ट, सॉ डस्ट का एग्जांपल लिया, विक का एग्जांपल लिया, घी का एग्जांपल लिया, पनीर का एग्जांपल लिया। ये शब्द आपको इंटर में काम आएगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर कॉस्ट गिवन है या कॉस्ट नहीं गिवन है। कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट गिवन नहीं है। अगर कॉस्ट गिवन है तो हम वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। कॉस्ट गिवन नहीं है तो कंपैरिजन कैसे करोगे? सिंपल एनआरवी। जैसे मैंने अपने फादर का एग्जांपल लिया, 100 डस्ट के लिए कोई लेबर नहीं लगाई तो एनआरवी। अगर लेबर लगा देते तो हम कंपैरिजन कर लेते। सो आई होप समरी में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉस्ट का मतलब जो सामान बनाने की कॉस्ट है। एनआरवी मीन्स जितने पे बेचेंगे माइनस डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा। क्योंकि ये भविष्य का है तो अनसर्टन है, हम लोअर पे लगाते हैं क्योंकि कंजर्वेटिज्म है। तो आप इसको जल्दी से रिवाइज करिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। सो आई होप आप सबने ये कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं। तो अगर आप मेरे प्यारे प्यारे नालायक नालायक नमकीन नमकीन कुरकुरे बच्चों, भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर आप तैयार हैं तो हम क्वेश्चन करने को स्टार्ट करें। तो अब आपको कहीं ना कहीं फील आ रही होगी, अच्छा यार सर मैं सीए बनूंगा तो मैं भी ऐसे गोडाउन में जाऊंगा, ऐसे स्टॉक की काउंटिंग करूंगा, ऐसे वैल्यूएशन करूंगा, सर मजा आ गया। सर आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए रियल लाइफ पे, तो एक छोटे छोटे गूज बम्स कहते हैं, रोंगटे कहते हैं, फील होना शुरू हो गया। देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ भी लिख के दी है, और वो एग्जाम्पल मैंने जो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल लिख के दिया आपको। ये देखिए, प्राइस ऑफ सीए सीपीटी बुक। चलिए एग्जाम्पल हो गए हैं, तो अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक पहला क्वेश्चन पूरा आपको फॉर्मेट से करा देता हूँ। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको स्टॉक निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है जी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को निकालना है स्टॉक। पहले रूल लिखिए, कॉस्ट और NRV whichever is lower as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हमेशा लिखिए। अब करिए कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने में अगर आप टेबल बना सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। आप ऐसी टेबल बना सके तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब हमारी अगर ये टेबल बनेगी तो इस टेबल के हिसाब से अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, नीचे टेबल बनाइए और टेबल बनाने के बाद आप उसका लिखिए कंपैरिजन। कॉस्ट NRV आप लिखिए लोअर, लोअर लिखिए। रेडी? तेरह 500, मॉडल बी 20,000, मॉडल सी 20,500, मॉडल डी 30,000। हो गया लोअर। पॉइंट वाइज चलिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, स्टेप वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर को भी मजा आएगा। स्टॉक लिखिए, आंसर स्टॉक इज इक्वल टू 20, 30, 33, 53, 54, 84,000। $84,000 का स्टॉक चेक कर लो जी। यस, साथ में रुपीज जरूर लिखना जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, इस पे तो मैं टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा ज्यादा। और ये तो मैं चाहूं तो मैं आपको ओरल करा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम रूल लिखेंगे तो मैं रूल बार बार नहीं लिखूंगा हर क्वेश्चन बनाने के लिए। दस 11 कॉस्ट NRV, कॉस्ट NRV और यूनिट 2, 10 और 2, 10, 5 और 2, 11, 4 और 2। हम क्या लेंगे जी? लोअर स्टॉक। इजी। कितने यूनिट है जी? 2 है, 10 है और 2 है। करिए जी, वेट कर रहा हूं। $64,
आ गया। ये थर्ड वाला मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, सिंपल सा है। कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, सिंपल ए और बी सी का लोअर करना है आपको। फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाले को आप चाहें तो एनटीएम मार्क भी कर सकते हैं जी। फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले इंटर में था, तो इसको आप चाहें तो आप मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रूल लिखेंगे आप, सोना लिमिटेड परचेज अ गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख। अक्टूबर 2009 टिल मार्च 2010 75% सोल्ड। इसका मतलब 30 लाख का माल बिक गया। तो बैलेंस स्टॉक कितना बचेगा जी, 25%, विच इज 10 लाख। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है जी 11 लाख। याद करिए एनआरवी क्या होता है, एनआरवी इज एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड सेल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्लस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक द सेल। वो कह रही जी सेल करने के लिए हमें कमीशन देनी पड़ेगी 10%, हमें 10% की कमीशन देनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए एनआरवी कितना आएगा जी, हाथ में कितने पैसे आएंगे। तो स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्लियर, इजी, चेक करें। रूल लिखना जरूरी है, रूल हमेशा लिखेंगे। अब इसका ना मैंने इन्वेंट्री में मैंने एक हॉट सेक्शन भी डाला आपके लिए, तो इन्वेंट्री में बहुत मिक्स क्वेश्चंस है। इन्वेंट्री का एक कॉन्सेप्ट तो वैसे भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें कंसाइनमेंट सेल ऑफ गुड चाहिए होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं जी, ये भी हॉट वाला क्वेश्चन है, एनटीएम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। सो ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, और अभी इसमें क्वेश्चन कम आ रहे हैं क्योंकि ये सेम टॉपिक आपको इंटर में भी काम आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में भी है। तो डे इज नॉट फार जब इसमें से सीए इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगी, इसलिए बेटर है वो टीचर जो अभी से सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब यहां पढ़ते हैं, मिस्टर एक्स इज अ रिटेलर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च, ही परचेज 500 यूनिट एट 350 ईच। इसका मतलब इन्होंने 31 मार्च 8 को 500 यूनिट खरीदे,
इंटू 350। आ गया। इसमें से ये सेल कर चुके हैं कितने यूनिट? 450 यूनिट सेल हो गए, खत्म। हमें सेल से मतलब ही नहीं है, हमें तो स्टॉक से मतलब है। स्टॉक कितने यूनिट है? 50 यूनिट है। 50 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 350 रुपये। ये जी कॉस्ट प्राइस। कमीशन चार्ज कर रहा है 10% ऑन सेल। तो बेटा 10% ऑन जो सेल होगी वो तो हर बार की सेल पे होगी। इसका मतलब जब जब सेल करेंगे तो माल बेचने के लिए 10% कमीशन देनी पड़ेगी। अब इसमें मेजर पॉइंट ये वाला है, मेजर पॉइंट ये वाला है, ही पेड 8000 एज एक्सपेंसेस। मुझे बताइए जो खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें कहीं लिखा है 8000 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 50 यूनिट है उसको बेचने के लिए क्या ये 8000 रुपए दोबारा इनकर करने पड़ेंगे? दिमाग लगाओ। आप एक शॉप में बैठे हैं, उस शॉप का रेंट 8000 है। चाहे आप 1 यूनिट बेच लीजिए, चाहे आप 50 यूनिट बेच लो, चाहे 450 बेच लो, रेंट तो 8000 ही रहेगा। तो ये 8000 रुपए का रेंट तो यहां पर, ये 8000 रुपए का रेंट जब यहां पर प्रॉफिट निकाला गया होगा तो इसमें से ये 8000 रुपए ऑलरेडी रिकवर हो चुके होंगे। रिकवर का मतलब इसकी वापसी हो चुकी होगी। ये 8000 रुपए क्योंकि पर यूनिट नहीं है तो ये है जी फिक्स कॉस्ट। और एनआरवी में क्या है? एनआरवी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उस माल को बेचने के लिए जो खर्चा है स्पेसिफिक होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। एंड देयरफॉर ये 8000 रुपए इरेलेवेंट है। अब वो कह रहे हैं जी मार्केट प्राइस फेल हो गया कितने पे जी? 250 रुपए पे। तो ये पूरा क्वेश्चन में जो खेल था वो सिर्फ इस 8000 का था। तो 50 का 250 11250 होना चाहिए। इसमें 10% की कमीशन है, कमीशन तो हमेशा रहेगी। ऑन सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब जब जब सेल होगी तो होना चाहिए। तो अगर मैं माइनस करूं 11250 में से मैं 1250 माइनस करूं तो मेरे पास इजीली आंसर आ सकता है। बोलो हाँ या नो? पता जल्दी से बताइए, आएगा? तो मेरे पास क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एनआरवी की वैल्यू आ सकती है। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। 50 यूनिट 500 थे, उसमें से 450 चले गए। ठीक है सर, आपने यहाँ कैलकुलेशन एरर किया। बेटा मुझे पता है मैंने कैलकुलेशन एरर किया है, ये कैलकुलेशन एरर है यहाँ पर। ठीक है, अपने पास 500 इंटू 250 आएगा जी 12500, माइनस करेंगे तो आएगा 1250। तो कॉस्ट और एनआरवी इट मीन्स 17500 और 11250, विच एवर इज लोअर। कंफर्टेबल? मुश्किल? 5 क्वेश्चन कराए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम, पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम। इसमें आप ध्यान से देखोगे मैंने कुछ क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है, तो मैं यहीं पर आपको मार्क करा देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मार्क करा रहा हूँ जिससे कि बाद में आपको इसको करने की दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, ये भी होमवर्क रहेगा। इसका लोअर लोगे और 14 से मल्टीप्लाई करो। तो ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन मैंने आपको कॉस्ट या एनआरवी के करा दिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 शुरू करेंगे।